नमस्कार, मेरा नाम है बादल चौधरी और आप देख रहे हैं युवा हिंदुस्तान न्यूज, हिंदुस्तान का एकमात्र युवा न्यूज चैनल। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे डिबेट का विषय है युवा सशक्तिकरण, भविष्य की नींव। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 युवा जुड़े हैं, जिनमें मनीष शर्मा जो 15 वर्षीय छात्र हैं, कक्षा 10वीं में हिल्सवुड एकेडमी में पढ़ते हैं। इनके अलावा ओमकार जो 18 वर्षीय छात्र हैं, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से आते हैं और कैलकाटास बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं। इनके अलावा हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं हिमांशु शर्मा जो 20 वर्षीय छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के शामली जिले से आते हैं। हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं गौतम खट्टर जी जो 25 वर्षीय युवा हैं और पत्रकारिता करते हैं। सबसे पहले गौतम खट्टर जी, क्योंकि आप पत्रकारिता की लाइन में भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस को देखते हुए? आपके क्या विचार हैं, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि युवा सशक्त हो सके भारत का? गौतम जी। देखिए बादल चौधरी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने एक ऐसा मंच तैयार किया जिसके माध्यम से आज हम युवा दिवस के अवसर पर एकजुट होकर के, एकनिष्ठ होकर के युवाओं की बात कर रहे हैं। और आपने बताया कि ये युवाओं का एकमात्र चैनल है जहां से युवा अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां युवाओं को एक मौका मिला है अपनी बात को प्रस्तुत करने का। आज हम युवा दिवस मना रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व जब हम अपना भारतीय इतिहास उठा करके देखते हैं तो जब जब क्रांति का शंखनाद हुआ है, जब जब क्रांति की मशाल जली है, तब तब नेतृत्व अगर किसी ने किया है तो वो युवा ने किया है। दुश्मन के सीने में जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था और दुश्मन के सीने में पहली गोली किसी ने दागी थी तो वो मंगल पांडे एक युवा था। उससे पूर्व चले जाएंगे तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के अर्जुन को दिया, और उस समय दिया जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा था, वो विचलित हो रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, मेरे सामने 2 रास्ते जा रहे हैं। तो उस समय जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया वो युवा थे। आप उससे और पीछे चले जाएं, रामायण काल में जब दुश्मन सामने खड़ा था लंका के रूप में और भारत की संस्कृति को नेस्तनाबूद कर देना चाहता था, उस समय जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस रावण को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस समय राम युवा थे। आज भारत का यदि परिप्रेक्ष्य देखें तो दुनिया की एकमात्र हिमांशु जी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। हिमांशु जी, जिस प्रकार से गौतम जी ने उदाहरण दिए, पिछले उदाहरण दिए जिनमें युवाओं ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, तो हिमांशु जी आपसे जानना चाहेंगे भविष्य में ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि युवाओं को और सशक्त किया जाए, युवाओं को एक ताकत मिले और वो भारत को एक उन्नति तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हिमांशु शर्मा जी। जी बादल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण डिबेट में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि हमने भूतकाल में देखा कि बहुत से महत्वपूर्ण भाई साहब ने गिनाए कार्य कि जो युवाओं के द्वारा किए गए हैं, वो वर्तमान में भी चल रहे हैं और भविष्य में हम देखने वाले हैं कि जिस देश का युवा बहुत ही अलग तरीके से देश की कमान संभालने वाला है, साइंटिस्ट के रूप में अब हम देख रहे हैं, खिलाड़ियों के रूप में नए नए अपने युवा निकल कर आ रहे हैं, देश का नेतृत्व बड़े बड़े मंचों पर कर रहे हैं। और सिविल परीक्षाओं के लिए जो हमारी सरकारें हैं वो फ्री में पढ़ाई दे रही हैं, जिससे जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसे इम्प्लीमेंट देश में देशवासियों को ले कर पाए। इस तरीके से आज का युवा इतना सशक्त बनता जा रहा है। आप पढ़ाई के रूप में देख लीजिए या खेल के उसमें देख लीजिए या बल में देख लीजिए, इतने बड़े बड़े मंच तक आज भारत का युवा भारत का नेतृत्व कर रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जी, मनीष जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मनीष शर्मा जी, क्योंकि हिमांशु जी ने खेलों का जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले रिकॉर्ड से भी हम देख सकते हैं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। तो ऐसे क्या कदम जो उठाए जा सकते हैं खेलों को और सशक्त करने के लिए? मनीष शर्मा जी। जी,
सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हिमांशु जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि स्पोर्ट्स में, खेल में और बाकी और भी फील्ड में साइंटिस्ट के रूप में हमारा युवा आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर हम पूरे संपूर्ण इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो हमारे ही देश के एक खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी, एक सिपाही जो भारतीय सेना के थे, उन्होंने हिटलर को चौंका दिया अपने खेल से। तो अगर इस देश में ऐसे युवा है तो मेरे ख्याल से हमें स्पोर्ट्स में युवाओं की जरूरत है। अभी भी ओलंपिक्स में श्री नीरज चोपड़ा जी भी जीत के आए हैं, वो भी एक युवा है। तो सरकार को, मेरे ख्याल से सरकार अभी जो कर रही है बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसा आपने बताया, मैं 10वीं में हूँ तो हम भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमें भी स्कूल्स आगे मौका देता है जाने का, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। पर यह है कि हाँ, सबको मौका नहीं दिया जाता, तो उसके लिए सरकार को कोई एक अलग से एक प्लान करना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन की जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो थोड़े और बनाए जाए और उनमें थोड़ा अपग्रेडेशन और सही कोचेज आए जाए। क्योंकि जब तक, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे जो विद्यार्थी है, जो एक युवा है, युवा विद्यार्थी, अगर वो सही दिशा में जाएगा तभी हमारा भविष्य और उज्जवल होगा। अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो ओमकार जी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ओमकार जी, आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, वेस्ट बंगाल में खेलों को एक महत्वपूर्ण, क्या वो प्रयास किए गए सरकार द्वारा ताकि खेलों में युवाओं को एक शक्ति मिल सके और युवा खेलों की तरफ आकर्षित हों? ओमकार जी, वेस्ट बंगाल सरकार के क्या वो कदम? जी, धन्यवाद बादल चौधरी जी। जी, अगर मैं केवल पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से बात करूं कि खेलों में क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, तो मैं कहूंगा भले ही सरकार किसी पार्टी की भी हो, खेलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने भी नहीं निभाया है। भले ही सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी वेस्ट बंगाल ने दिए हैं, परंतु फुटबॉल में चुनी गोस्वामी बोलकर भी खिलाड़ी रह चुके थे। परंतु खेलों के प्रतिभा को वृद्धि करने के लिए किसी भी सरकार ने जो प्रयास उनसे अपेक्षित थे, किसी ने भी उस प्रयासों पर सफलता प्राप्त नहीं किया है। हिमांशु जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कोरोना का दौर हमें याद आता है। कोरोना में जो शिक्षा है वो ऑनलाइन हुई, तो युवाओं पर क्या प्रभाव पड़े? स्क्रीन टाइम बढ़ा क्योंकि, तो आपके क्या वो सुझाव कि स्क्रीन टाइम घट सके और युवा एक गलत मतलब जो उसके शरीर पर गलत प्रभाव ना पड़ सके? हिमांशु जी। देखिए, कोरोना का प्रभाव हुआ है वो भारत देश पर नहीं, पूरे जितने भी देश हमारे हैं सब पर पड़ा है। और सबसे बड़ा विषय कि जो युवाओं की शिक्षा है उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिस टाइम पर कोरोना आया, कोरोना का क्राइसिस हुआ, हम बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी थी जी। इसलिए स्क्रीनिंग भी जरूरी थी, शिक्षा के उसमें भी, और जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसमें भी। क्योंकि बिना शिक्षा के इतना टाइम अगर हम शिक्षा में ना देते तो ये टाइम युवा का बिल्कुल वेस्ट हो जाता और जो भविष्य में करने वाले कार्य हैं वो रुक जाते। तो ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें ये हो सकता था कि जो लंबे समय पर फीस लेने के लिए स्कूल वाले ये लंबी ऑनलाइन क्लासेस चलाएं, इसको शॉर्ट करके जो स्मार्ट स्टडीज हैं, स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देकर बहुत कम स्क्रीन टाइम में शिक्षा पूरी कराई जाए। जी बिल्कुल। हिमांशु जी, धन्यवाद आपका विचार रखने के लिए। मनीष जी, आपकी तरफ पढ़ना चाहूंगा। जिस प्रकार हिमांशु जी ने कहा स्मार्ट स्टडी कराए स्कूल और शिक्षक, तो आपसे जानना चाहूंगा, स्मार्ट स्टडी तो होगी लेकिन एक प्रभाव जो युवाओं पर पड़ता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि व्यक्तिगत मिलाप जो होता है दोस्तों के साथ वो नहीं हो पा रहा और स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। इस कारण कई बार वो अपनी बातें दोस्तों के साथ साझा नहीं कर पाते, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपके क्या विचार इस पे और क्या सुझाव? मनीष जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पहली वाली बात पे आऊंगा कि जो देखिए हम सभी ये चीज से मानेंगे कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए युवा ही है जो एक क्षमता रखता है। परंतु जब मैं अपने साथियों को और मेरे से बड़े छोटों को जब मैं बेकार की चीजों में अपना समय खराब करते हुए देखता हूँ तो मुझे उनका व्यवहार को सुधारने और उनका समय में जो समझदारी से उपयोग करने की इच्छा है वो मेरे मन में जागती है। क्योंकि जो हमारे बराबर के हैं सब यही चीज जानते हैं कि बहुत युवा है जो अपना समय बेकार के कामों में लगा देते हैं, और ये इससे कोई सरकार या कोई माँ बाप नहीं, ये हम युवाओं को ही करना पड़ेगा। तो एक तो हमें समय की जो
समय का जो हमें समय का महत्व है वो समझना है, और उसके लिए हमारे माँ बाप को, हमारे टीचरों को जो स्मार्ट एजुकेशन है उससे करना चाहिए। तो मैं हिमांशु जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है जो सरकार अभी एनईपी के थ्रू लाई है वो भी होनी चाहिए लागू। दूसरी बात पे अगर है डिप्रेशन के लिए, तो देखिए अभी क्या है कि आज जैसे आमने सामने मिलकर बात नहीं हो पाती है, परंतु जो युवा है, युवा भी बहुत समझदार है, वो भी टेक्नोलॉजी बहुत यूज करता है। और डिप्रेशन मिलने की वजह से नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, जो इसका यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है। ओमकार जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। जिस हिसाब से ड्रग्स या नशीले पदार्थ जो युवा जिनकी तरफ एडिक्ट होता जा रहा है आज का, उस पर आपके क्या सुझाव? क्या ऐसी पॉलिसीज लागू की जाएं कि ऐसा ना हो? क्योंकि हमारा देश विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास युवा शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे क्या कदम उठाए जाए कि युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए? जो ड्रग्स है वो युवाओं को अंधकार में धकेलता है, तो ऐसे क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाने चाहिए युवा दृष्टिकोण से? ओमकार जी। जी धन्यवाद। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दो भाग में देना चाहूंगा। पहला तो जो है कि जो ड्रग्स या जो नार्कोटिक्स जो पदार्थ है उसका सेवन जो युवा के द्वारा किया जा रहा है वो कदापि उचित नहीं है। इसका दोष मैं पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव पर देना चाहूंगा कि अगर हम प्राचीन भारत के संस्कृति को देखें तो ऐसा नशीले पदार्थों का सेवन कदापि कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण आज का युवा ऐसे नशीले पदार्थ या फिर दुर्व्यसनों की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा उत्तर का भाग में ये देना चाहूंगा कि किस प्रकार हम भारतीय युवा को सशक्त करना चाहेंगे, तो मेरा मानना है कि एडुकेशन, शिक्षा प्रणाली को जिस प्रकार हम जितना सशक्त करेंगे भारतीय युवा उतना सशक्त होगा। मैं जेपी नारायण द्वारा एक उदाहरण करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि निश्चय ही देश का राजनीतिक चेहरा बदल चुका है, परंतु विद्यार्थी की समस्या वैसी है। तो मेरे अनुसार जब तक इस भारत देश की शिक्षा प्रणाली जो अप्रचलित अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली है उसको हटाकर भारत के अनुसार एक नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित नहीं किया जा सकता, तब तक युवा सशक्तिकरण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपसे आपके महत्वपूर्ण जो सोच है आपकी उसे जनता तक पहुंचाने के लिए आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे। अपनी आखिरी टिप्पणी मनीष जी आपसे शुरू करते हैं। क्या संदेश आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर युवाओं के लिए? आखिरी टिप्पणी। जी देखिए, हम सभी को आज के, जैसे आज युवा दिवस है, तो उस तथ्य को समझना चाहिए कि आज का युवा ही केवल हमारी कल की एकमात्र आशा है, और हम उनके प्रति जिम्मेदारी की हमें भावना भी रखनी चाहिए जो हमारे बड़े हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बड़ों का मार्गदर्शन सही रूप से हमें नहीं मिल पाता, हमारा पालन पोषण नहीं होता, और जो सही रास्ता है, युवा अगर सही रास्ते पे है तभी हमारा भविष्य होगा। तो बड़ों का और हमारा सभी को एक सही दिशा में जाना है, हमारे भविष्य को, हमारे देश को, हमारे जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, सबको प्रिजर्व करके एक बहुत ही मजबूत देश बनाना है। तो युवा है और वो युवा ही कर सकता। जी धन्यवाद। हिमांशु जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। हिमांशु जी, आपकी क्या आखिरी? जी, मेरी यह टिप्पणी है जो आज का युवा है, अपने युवा दिवस पर मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो नशे की तरफ युवा चल रहा है उससे थोड़ा बचकर रहे और घर के संस्कारों से जुड़े मॉडर्नाइजेशन में भी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि डिग्री क्वांटिटी पर ना जाते हुए अपनी जो स्किल्स है उसकी क्वालिटी को बेहतर करने का प्रयास करें। इससे हम अपने भारत को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री जल्दी बना पाएंगे। जी धन्यवाद। ओमकार जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। जी, मेरे अनुसार युवा सशक्तिकरण के लिए हमें केवल स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे केवल 100 विश्वसनीय तथा साहसी भारतवासी के युवा दिखा दीजिए, मैं आपके लिए नए भारत की संरचना कर दूंगा। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है कि एक युवा होने के नाते हमें हमारे संस्कृति से कभी नहीं हटना चाहिए, धर्म भ्रष्ट या फिर किम कर्तव्य विमूढ़ कभी नहीं होना चाहिए, तथा जो संस्कार है हमें पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करने पर कभी, जो अच्छे पाश्चात्य संस्कृति के जो द्रव्य उनको कभी भी हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा, जो अच्छा, जिसमें जो अच्छा है वो उसमें अडेप्ट करिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति को अडेप्ट करने के लिए हम अपनी संस्कृति, अपने महान भारतीय संस्कृति का ही त्याग कर दें। धन्यवाद। बस मेरे ओर से इतना ही।
कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि मेहनत करने वालों को ही सफलता पक्की होती है, मेहनत करने वालों की ही सफलता पक्की होती है। युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है, देश की तरक्की होती है। धन्यवाद आप सभी का हमारे बीच जुड़ने के लिए।